1 लाख का मतलब ये है कि इनके पास पैसे आते हैं 5,000 करोड़ रुपया एक का। प्लाट उन्होंने निकाला हुआ है नक्शे में, देखो नक्शे की जमीन इनके पास है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाला नदीम आपके साथ। व्यूअर्स, हमेशा से जब भी मैं आपको मिली और जब भी मैंने आपसे बात की तो कोशिश ये की कि सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बातें हम लोग तो करते ही रहते हैं, बट हम किसी सोशल इशू को भी डिस्कस करें। लेकिन मैंने देखा यूजुअली ये यूट्यूब पे भी और डिफरेंट चैनल्स पे भी कि लोग उन चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं जिस पर बहुत रेटिंग मिले, यार वो फ़लाँ आर्टिस्ट है, उसकी फ़लाँ के साथ शादी हुई टूट गई, फ़लाँ के साथ मंगनी हुई टूट गई, फ़लाँ ये हो गया, वो उसके साथ उसका अफेयर ख़त्म हो गया, तो जिससे रेटिंग मिल रही है और जिससे लोग देखना चाहते हो। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको मोरली करने चाहिए, जिसके लिए आपका अपना दिल चाहता है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई आवाज़ नहीं बन सकता, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े इक़दार जो लेके बैठे लोग, उनके सामने कोई सुनवाई नहीं, बड़े बड़े लोगों के सामने कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे टॉपिक शायद आप लोग हमें रेटिंग तो ना दे सकें, बट आप लोग हमें इतना ज़्यादा शेयर भी ना करें, मगर ये टॉपिक जो है वो एक इंसानियत के तौर पर हमें सबको करना चाहिए। और एज ए सिटीज़न मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि इस टॉपिक पे बात करूं। बात कर रही हूँ मैं घर की। जब भी कोई भी लड़की या लड़का अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले ज़िंदगी में उनका सबसे पहला ख्वाब ये होता है कि उनका अपना घर हो। हम घर को जन्नत भी कहते हैं, और अपनी जन्नत पाने के लिए हर कोई ये चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स करे और जल्दी से जल्दी वो अपने घर में हो जाए। आम सी बात है, लड़की जब अपने ससुराल में जाती है तो उसकी सबसे पहले ख्वाहिश ये होती है कि मेरा अपना घर हो। लड़का जब एक बिजनेस शुरू करता है या जॉब के अंदर आता है तो उसकी सबसे पहले ख्वाहिश ये होती है कि वो अपना घर बनाए। घर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, यानी कि एक प्लॉट की ज़रूरत होती है। और वो प्लॉट लेने के लिए आजकल इतनी ज़्यादा एट्रैक्शंस चलती हैं, आप हर जगह पर देखते होंगे कि जी 3 लाख रुपये में बुकिंग, 3,000 रुपया किस्त और 2 साल के अंदर कब्जा, बाकी किस्तें बाद में दे दीजिएगा। तो हर हमारा वो नौजवान जो 3, 4, 5 लाख रुपया रखता है, वो उसकी कोशिश होती है कि चलो यार ये साइट बनी, किसी तरह से मैं ये प्लॉट हासिल कर लूँ और अपने ख्वाबों की ताबीर जो है वो इसी तरह से निकालूँ और अपना एक घर बना सकूँ। मगर ये घर क्या वो बना पाता है अपनी ज़िंदगी में? क्या ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वक्त पे उन्हें पोजेशन देती हैं? क्या ये हाउसिंग सोसाइटीज़ उनके बच्चे जवान होने तक भी उनको पोजेशन देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आज अपनी कोई चीज़ बेच के, चूड़ियाँ जेवर बेच के कहती हूँ कि यार किसी तरह अपनी छत बन जाए, अपनी छत होनी चाहिए, मेरे बच्चों के पास अपनी छत आ जाए। और अगर वो छत ही कोई खो कर ले जाए, उस छत के ख्वाब दिखाकर सारी ज़िंदगी गुजर जाए और वो छत ना मिल सके तो क्या होगा? हमारे साथ अलियास मजीद शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आपके साथ जब हम आपका एक लेटर मेरे तक भी पहुंचा और बहुत सारे एंकर पर्सन्स तक पहुंचा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंचा और सब तक पहुंचा, तो हमने एक चीज़ को नोट किया कि आपने बड़ी ट्रू बातें की हैं और बड़ी हिम्मत से वो बातें की हैं। ये हिम्मत आप बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये हिम्मत कम लोग करते हैं। बहुत सारे उनको इन चीज़ों का आगे जाके आफ्टर इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं, जिसको कि इस लेटर्स के आफ्टर शॉक्स भी आपको आए होंगे, लोगों की तरफ से धमकियां भी आई होंगी। तो ये हिम्मत कैसे बांधी कि इतने लोगों की ज़बान बनूं? देखें मिस, शुक्रिया आपका, और आपने रब्ता किया, आप आई, वेलकम। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि अपने राइट के लिए ना उठना चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब लोग खामोशी कर ले तो ये जो माफिया ना ये इनकरेज होता चला जाता है। अगर किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना पड़ेगा ना। तो जो मैंने देखा, जो मेरे साथ आप बीती हुई, जो मैं देखता हूँ, तो मैं क्या ये मैं हो सकता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट उनको ना पता हो, मैंने पूरी हर डिपार्टमेंट को, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हर को लेटर लिखा है। मेरा ख्याल मैं कोई 50 के करीब लोगों को दरवाज़ा खड़काया, कोई तो होगा, कोई ईमानदार अफसर मुझे मिल जाए, कोई बात तो करेगा। लेकिन अफसोस कि यहाँ शायद जो माफिया को पकड़ने वाला है वो सोया हुआ है। अच्छा, वो सोया होने की वजह है वो जो ये माफिया है ना, जो ये डेवलपर माफिया है, मुझे वो खुद एक दफ़ा मुझे कह रहा था, एक दफ़ा बात हुई कहीं, जो मैं बिजनेस कम्युनिटी से भी हूँ, कहने लगे कि एक मसाले बैरोक्रेट है, उसको 4 लाख रुपया महीना सैलरी मिलती है, या खर्चा वर्चा कार को 1.5 लाख बच जाता है। तो हम तो उसको 2 करोड़ का चेक भिजवा देते हैं, ये लें जी पैसे उठाएं। अब वो भी सोचता है यार मेरा 1.5 लाख करके या लाख रुपये महीना में सेविंग करके एक साल में 12 लाख बचा लूँगा।
तो मेरे 10 साल में कितना आएगा? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं कहा, सोया हुआ है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, किसकी बात करती है? आपकी जात, आपका ज़मीर भी कोई चीज़ है। मैं कहता हूँ जब उसके पास सब कुछ पैसा, सबसे बड़ा रुपया, अगर वो उनका जो पावर्स हैं, अगर उनके पास उनका ज़मीर हो या लोगों को तो थोड़ा बहुत भी हो, तो लोगों की आवाज़ ना सुने। आपने 50 से 60 से 70 लोगों को लेटर्स लिखे हैं, हाँ। ठीक है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर एक एंकर पर्सन तक है, एक सहाफी तक है, और आप हर जगह पे इस आवाज को उठाते हैं। मुझे ये बताएं, रिस्पॉन्ड किसकी तरफ से अर्लियर आया? और मेरा ख्याल है मेरे एक तो टीवी एंकरों ने मुझसे रब्ता किया है, उन्होंने कहा जी हम इसको बड़ा अच्छा आपने मौजूद छेड़ा है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। ये जो आपने टॉपिक छेड़ा बहुत अच्छा छेड़ा है, अच्छा किया आपने, लेकिन अभी प्रैक्टिकल लाइफ आप ले आई खुद मेरे पास। लेकिन जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हैं, जिन्होंने हमारे वोट लिए हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, वो कहते हैं जी कि जी दरिया के उस पार एक बकरी का बच्चा भी अगर भूखा मर जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुक्मरानों की होती है। तो वो हुक्मरान आज कहाँ हैं जिनको पता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ किस कदर लंबा एक घर, तो देखिए आपने भी अगर ये प्लॉट लिया होगा, कोई जिसके बारे में आप ज़्यादा कॉन्शियस है, वो घर बनाने की नीयत से लिया होगा, आपका घर आपकी जन्नत होता है। आप अपनी जन्नत को किस तरह किसी के हाथों में दे सकते हैं? मैं बताता हूँ कि 2013 में मैंने लेक सिटी में एक कनाल का प्लॉट बुक कराया। ठीक, मेरा ख्वाब था कि 2015 पे उन्होंने लिख के दिया होता कि आपकी 2.5 सालों में किस्तें कंप्लीट होंगी, हम 2015 में दे देंगे, इट्स ओके। 2015 के बाद 2016 आता है, मैं जाता हूँ तो ये नहीं कहते आपको 5 साल बाद मिलेगा, नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ ओके जी आपका दे रहे हैं, काम हो रहा है जी, चक्कर लगा डेट्स देते हैं, डेट ये नहीं कि डेट पे डेट। अब 2022 आ गया, ये नहीं कि लाइफ के मेरे 9-10 साल गुजर गए हैं। बंदे की ख्वाहिश होती है, मेरी बेटियां जवान हो रही हैं, मेरा बेटा जवान हो रहा है, मैं शादियाँ करनी है, मैं बना के रहना है। 10 साल एक किस्सा होता है, उसके बावजूद कोई आज तक कब्जा नहीं, पोजेशन नहीं है। मैं तंग आया, मैं कहा यार मैं इसको यहाँ बेचूं, मैं कहीं और सोसाइटी में जाके प्लाट ले लूँ जहाँ मुझे पोजेशन मिले, मैं बनाऊँ। मैं तो थक गया हूँ। जब मैं जाता हूँ जी, जी ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं जी, हाँ जी आप आए हैं जी, आए जी, हाँ जी क्या करना है, आप रब्ता कीजिएगा। भाई किससे जी? मैं बात करूँगा। CEO साहब आके कहाँ जी? चेयरमैन साहब, वो जी आते नहीं, पी उनको आप निमित्त कर रहे हो, सिगार लगा के बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, ये एक बड़ा हमारे यहाँ बन गया कि जी रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, जनरल्स, कर्नल्स और मेजर्स को सामने फ्रंट लाइन पे बिठा दिया जाता है। अब मुझे ये बताएं कि इन लोगों को फ्रंट लाइन पे बिठाने का मकसद बीच में से क्या है? आप इतना बोल्ड बात करते हैं, तो क्या मकसद है कि इनको लाके आप फ्रंट लाइन पे बिठा देते हैं कि आपने फेस करना है लोगों को? देखिए जी, वो एक आम आदमी, एक सादा आदमी, एक सिपाही आ जाए घर पे तो परेशान हो जाता है। सही। तो जब वो ब्रिगेडियर की बात सुनता तो उसका तो वहाँ कमरे में दाखिल होता, लिखा होता बाहर ब्रिगेडियर 3-4 नाम करके लिखा होता था। और वो जब अंदर पहले तो गुस्से नहीं दिया जाता, चिट लिखें जी, चिट जा रही है, उसको घंटा इंतजार कराएंगे, उसको थकाएंगे ताकि आइंदा गलती ना करे आने की। फिर उसको अगर मौका मिले, वरना कहेंगे साहब मीटिंग में चले गए, कल आइए। सही। मैं कहता हूँ कि इतनी ये कहने प्रैक्टिस कराते हैं कि बंदा थक जाता है, कहते हैं छड़ दो। यानी कि मैंने फिर 2022 आ गया, 2013 जब 2015 में मिलना चाहिए था कब्जा, फिर मैं तंग आके पर प्लाट बेच दिया। अच्छा। जब मैं बेचने गया, मैंने कहा मैं ट्रांसफ़र कराना है, आपका जी जुर्माना बना हुआ है। कितना जी? का जुर्माना जी? आपने कोई पेमेंट लेट जमा कराई है, चूँकि ये ना इनका यही तो बचत है ना कि पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगा रहे होते हैं। मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि मेरे पैसे पूरे हैं आपके पास, आप कहाँ से जुर्माना बनाते हैं? बात जी हमें नहीं पता। फिर मैंने, मेरा ख्याल है जुर्माना तो उनको होना चाहिए था जिन्होंने आपको पोजीशन इतना आसान नहीं दिया। नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। में उसको रेंटल कॉस्ट दी जाती है। देखें जी, पहली पूरी दुनिया में ये पता नहीं, पाकिस्तान का हर काम ही निराला, जब एक दिन भी लेट हो ना उसको रेंटल कॉस्ट, रेंट 6 महीने मैंने फिर स्टडी की बाहर की दुनिया में कि डेवलपर को 6 महीने का ग्रेस पीरियड है। तो अगर उसका 2.5 साल का टाइम है तो 6 महीने के ग्रेस के बाद वो जिम्मेदार है, दुबई में इवन के, मलेशिया में, तुर्की में, कि वो उसको किराया पे करेगा। लेकिन यहाँ हर चीज उल्टी गंगा बहती है। और उन्होंने आपसे मांगा 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 3 लाख जुर्माना, फर्दर जुर्माना। मैं क्या भाई मेरी बात सुनो, मैं वहाँ मेजर साहब में नाम नहीं लेता, मैं क्या मेजर साहब आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बनता है आप मुझे खुद फैसला करें। कहते उसने ऑफ द रिकॉर्ड बात की कि ज़्यादती है, लेकिन मैं मुलाज़िम हूँ, मैं किसी खानदानी बंदे से पूछ लूँ कभी तुम खुद लेट हो, मुझे कब्जा नहीं दे रहे, जुर्माना किस चीज़ का ले रहे हो? खैर इन्होंने, फिर मैंने
वहाँ जो मालिक है, चेयरमैन है, CEO मेरा ख्याल है वो है गोहर एजाज साहब, लेक सिटी गौहर के। एजाज साहब तो हमारे सोशल वर्क के अंदर व्यूअर्स इस टाइम पे गौहर एजाज साहब का एक नाम है और हम डेली टेलीविजन खबरों के अंदर उनको देखते हैं, कभी जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर तो कभी मियो हॉस्पिटल के अंदर, कभी डायलिसिस सेंटर बनाते हुए। दैट्स वेरी नाइस कि वो इतना ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, मगर थोड़ा सा ये भी देखिए कि किसी का घर बनाना भी एक बहुत बड़ा आप सोशल उनको वर्क है। मिल के दिखा दें भाई, वो तो बैठते नहीं, कहाँ बैठते हैं। मैंने लगातार अपने वहाँ 1 महीना चक्कर लगाया, नहीं बैठते। और मैं क्या बताऊँ कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाऊँ, कोई पता नहीं। वो वहाँ नहीं जाते, वहाँ कहीं बैठती हैं किसी ऐसी जगह, वहाँ एक ईमेल जाती है, उसका जवाब देते हैं। उनके मेरे बंदे ने, हालांकि उन्होंने भी एग्री किया, उनको कोई बंदा भी मेरे मुखालफ नहीं बोलता आप सही हो, लेकिन हम मजबूर हैं, हम तनख्वाहदार नौकर, उनसे बात करो। भाई मैं उनसे कैसे बात करूँ, कहाँ मिलूँ। फिर जी मैंने कोई 1.5-2 महीने खूब भागा दौड़ा। उन्होंने फिर मेरा जुर्माना कर दिया 50% लेस करके। ऊपर से कहे जी उन्होंने आपकी कोई इज्जत की है और आपका आधा जुर्माना कर दिया। अभी आपकी इज्जत की है उन्होंने, जो जुर्माना इनको मिलना चाहिए था या जो चीज इनको रेंटल मिलनी चाहिए थी वो उल्टा इनसे ली गई। अच्छा, मैं चूंकि बेच चुका था, मैंने पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे किए, या मैं जिससे प्लाट बेचा था सच पूछे उससे मैंने पैसे लिए, जो हकीकत की बात है, उसने ही जमा कराए, फिर मेरे भी आप पे जमा कराए, मैंने वो प्लाट पैसे पकड़े। वो अब देखें कि मैं अब 10 साल बाद कहाँ जाऊँ, कहाँ लूँ। इलियास साहब, बात यह है कि आप शायद इस धचके को थोड़ा सा सह भी गए, जुर्माने भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 लाख 4 लाख दिया होता है। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताएंगे कि ये कमाते कैसे हैं, इनके पास ज़मीन कितनी होती है और ये बेच कितना देते हैं। मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्कैंडल सुनती थी, लेकिन मेरे में ये हिम्मत नहीं थी। अगर आपके लेटर्स हम तक ना पहुँचते तो शायद हम ये हिम्मत ना करते, क्योंकि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के पीछे बहुत बड़ा माफिया शामिल है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर मेरा इरादा किताब लिखने का, मैं लिखूंगा, आई प्रॉमिस। मैं कहता हूँ एक किताब भी कम है इनके मसले पे। ये कहाँ से शुरू होते हैं, एक फार्म से शुरू होते हैं। हाँ। वहाँ से ब्लैकिंग कराते हैं लोगों में एक बात डालने के लिए, यार अगर फॉर्म ना लिया तो ये फॉर्म मिलना ही नहीं आपको, फॉर्म बेचना उसको शॉर्ट करते हैं। हालांकि ऑनलाइन निकालो, जैसे पूरी दुनिया में होते हैं, जमा करो, एक बंदा लेना चाहता है। सही। फिर उसके बाद ये होता है कि इतनी प्रोटेक्शन ऐड देते हैं, अच्छी सी पुरकश ऐड देंगे टीवी पे, हर बंदा चाहेगा मेरा यहाँ घर बने। वो पेशावर से लेके कराची, फिर आपके बन्नू, वजीरिस्तान, लोगो, सारी दुनिया ना इन्वॉल्व हो जाती है। हाँ। फिर पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी वो भी इन्वॉल्व होते हैं। इनका ये होता है कि अगर मिसाल है, बैरियर टाउन की मिसाल देता हूँ मैं, कि उनका 5 लाख रुपये बुकिंग होती है। आपको पता है कि अगर 1 लाख की बुकिंग हो, 1 लाख की बुकिंग हो जाए, अलग मैं कहता हूँ 1 लाख बंदा अगर बुक कर ले, क्या इनके पास 1 लाख बंदे को देने के प्लॉट होते हैं? मैं बात बताता हूँ आपको, इनके पास 50,000 करोड़ रुपया जमा हो जाता है, ½ मिलियन एक बुकिंग, 1 लाख के ऊपर। अगर ये 2 लाख, हालांकि मैंने कतरा कदम मार के दरिया बांधता, मैं चूँकि इस थोड़ा सा शोबे को पूरा स्टडी किया, मैं समझता हूँ 1 लाख का मतलब ये है कि इनके पास पैसे आते हैं 5,000 करोड़ रुपया एक का। अब इनके पास होता सिर्फ 5,000 प्लाट। ये करते हैं कि उसके बाद ये किस्तों की तरफ आते हैं, और किस्तों के बाद लोगों ने 50% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम इसको मुनाफा आएगा बेच देंगे, चूँकि ये पहले खिलाते हैं अपने बंदों के जरिए। प्लाट जब देते हैं ना प्लाट, इसके ऊपर मसनूई ओन पैदा करते हैं। मसनूई ओन जब मार्केट ऊपर जा रही तो कोई नहीं बेचता, कहता शायद और ऊपर चली जाए, फिर ये मार्केट नीचे लेके आते हैं। फिर उसके बाद ये जो किस्त लेट कर रहा है उसका जुर्माना, फिर उसके बाद ये करते हैं कि जब आदमी ने जुर्माना पे नहीं किया, अगर किस्त शार्ट आ, इन्होंने वो कुरानदादी से बाहर निकाल देना। 10 महीने 10 किस्तें 2.5 साल किस्तों के ऊपर इंजॉय करेंगे, आएंगे। अच्छा, उनमें रह जाते हैं लोग कोई 50,000, आधे लोग तो वहाँ निकल गए ना बेचारे। उसके बाद वो जाते हैं जी हमारा रिफ़ंड कर दें, कहते हैं जी 20% आपकी कटौती है, आपने 5 लाख जमा कराया हुआ है, आपका आप देख रहे हैं 5 मरले का प्लाट 90 लाख का है, तो आपका 90 लाख के ऊपर 20% कटौती आपके ऊपर बना 12.5 लाख रुपया, या जितना बनता है उसका मैं आप दे। वो कहता है मैं कहाँ फंस गया, 5 लाख लेने आया, ऊपर से 8 लाख और मंगवा लिया, कैंसिलेशन चार्जेस, ये जी हमारे पास लीगल हक है। वो बंदे छोड़ जाते हैं। वो भी गए जिन लोगों ने किस्तें जमा करी होती रेगुलर, वो बंदे करते करते जब वो एंड पे पहुंचता है तो एक आता है जी आप इसकी कुरानदादी होगी। अब लोग बड़ा खुश होते हैं जी कुरानदादी होने लगी है। जिन लोगों ने किस्तें जमा कराई होती है ना, वो किस्तें मैं पहले मिसाल दे रहा हूँ, बाकी उसकी कैसे करते हैं
किस्तें जमा कराई होती हैं। अब उनका ये होता है कि उनमें से जिनकी किस्तें शार्ट हुई, एक दिन भी जुर्माना पे ना किया, उनके पीछे निकाल के बाकी ले आते हैं कोई 15-20 हज़ार प्लाट। अब 20 हज़ार प्लाट का इनके पास होता है 5 हज़ार प्लाट। अब 15 हज़ार जो प्लाट होता है वो दे देते हैं किसी और की ज़मीन के ऊपर, ये नंबर आ गए, पता नहीं कब डेवलप होगा, पता नहीं कब डेवलप होगा। हाँ, वो 15 हज़ार बंदे, फिर उनके पैसे जमा होते हैं 60-70 लाख रुपया प्लाट के अंदर जमा होया होता है। वो कहते हैं मौके पर मौजूद नहीं है, 10 साल गुजर चुके होते हैं, फिर अपने एजेंटों के ज़रिए ये उनको बाई बैक करते हैं। जो नक्शे पे प्लाट हो लेकिन मौके पे ना हो, उसका रेट होता है जहाँ 60 लाख गया हो ना, वो 10 लाख की फाइल बिकती मार्केट में। माय गॉड। ये 10 लाख रुपये से उनसे बाई बैक करते हैं अपने बंदे के, और ये फाड़ देते हैं, ये काम ये करते हैं, और मौके ऊपर मौजूद नहीं होता। हर आप में से कल मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, नेक्स्ट प्रोग्राम क्योंकि छोटा हो जाएगा, कि ये कैसे 15 हज़ार लोगों को फारग किया, उनको जलील किया, चक्कर लगा के। मालिक तो मिलता नहीं है। आप मुझे बताएं, मलिक रात बाहर निकलता है, 100 गार्ड होता है, लीड फोर्स उसके साथ होती है, रेंजर उसके साथ होती है, और उसके साथ, हाँ मैं बताता हूँ, रेंजर उसके साथ होती है आगे पीछे, तो कोई नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ वो चिड़ी उसके करीब नहीं जा सकती। अब बड़ी इजी मिसाल अभी आपके सामने ये मिलती नहीं है। ईडन हाउसिंग सोसाइटी की आपके सामने मिसाल आई, और देख लें उनकी डेथ भी हुई, और उनकी डेथ के बाद कितना बड़ा वहां पे। आप किसके लिए कमाते हैं? आप जिंदगी में जिंदा रहने के लिए कमाते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, लेकिन आप आखिरत में साथ क्या लेके जा रहे हैं? लोगों की बद्दुआएं, लोगों की आहें। आज भी हम देखते हैं कि ईडन सोसाइटी के जो सीईओ थे, उनकी कब्र पे जाकर लोग वैसे ही रो रहे हैं, धो रहे हैं। वो कहते हैं उनको किस तरह से दफनाया गया, क्या किया गया। शेख साहब मुझे एक चीज बताइएगा, एक तो कुछ क्रेडिबल सोसाइटीज जिसको आपने अभी कौन सी है नाम ले, कौन सी है? चंद क्रेडिबल सोसाइटीज को हम कहते हैं, जैसे हम आंखें बंद करके कहते थे कि जी बेरिया टाउन है, ईडन है, लेक सिटी है, फलां है, ओ इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी है। यार आप आंखें बंद करके ले लो, और बहुत सारी ऐसी, अगर इनका ये हाल है तो वो सोसाइटीज जिनकी रिक्शों के पीछे हम एडवर्टाइजिंग पढ़ते हैं कि जी 2000 रुपया किस्त और 3 लाख रुपए में बुकिंग, 2 सालों में घर आपका अपना, उनका क्या हाल है? मैं कहता हूं कि इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा फ्रॉड आप सोच नहीं सकते। मेरा ख्याल है हमारे आला अदारों को भी नहीं पता होगा कि डिपार्टमेंट को, कि इनकी लाखों प्लाट सेल होते हैं कतरा कतरा करके, को 5,000 सेल नहीं होता। अब जो 15,000 बंदा मैं मिसाल दे रहा था वो जलील हो रहा है। मैं अभी छोटी सी मिसाल दूंगा कि चले मैं नेक्स्ट प्रोग्राम इसको करूँगा, कि उन लोगों के पूरे पैसे जमा है, प्लाट नहीं है, प्लाट उन्होंने निकाला हुआ है नक्शे में, लेकिन वो नक्शे की ज़मीन इनके पास है ही नहीं। हालांकि कानूनी तौर पर आप किसी के नक्शे, किसी ज़मीनों पर नक्शा छाप के भेज दें तो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है। सही बात है। आप घर में थोड़ी सी चेंज कर लें विदाउट नक्शे के, तो वो मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान की इंतजामिया सोई हुई है। अच्छा, इनमें कोई भी कैदबंद नहीं है। मैं बात करूंगा, देखिए मैं गुजरा हूं सर, क्या इनमें है। जब एक सोसाइटी बनती है, हमारे अपने हम जब लॉ देखते हैं कि जी एलडीए और जो भी हाउसिंग सोसाइटी होती है वो उसको कुछ प्लॉट मॉर्गेज करते हैं कि अगर ये पूरी अपनी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं करेंगे या नहीं करेंगे तो हम ये मॉर्गेज के पैसे जो है लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ये तो बात एक सेकंड है ना। और ये 5,000 जो प्लाट है बेचा उन्होंने 2 लाख प्लाट है, फिर ये पार्क खत्म कर देते हैं, पार्क बने हुए कमर्शियल बना के दे दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने पैसे के जोर के ऊपर आंखें बंद की हुई है इंतजामिया की। मैंने बताया 2 करोड़ के पास किसी बैरोक्रेट के पास चला जाता है, अब ये प्लाट आपका होता है जनाब, ये 2 करोड़ का प्लाट हो, देखते 4 करोड़ का प्लाट है, मैं रिटायर हो गया, 4 करोड़ नहीं मुझे मिल रहा, आंखें बंद करो। अच्छा, एक हाउसिंग सोसाइटी आपके सामने ये है शेख साहब, एक हाउसिंग सोसाइटी जब बनाई जाती है उसके अंदर 3-4 चीज़ों को मेजर छोड़ा जाता है, जिसमें कब्रिस्तान की जगह होती है, पार्क्स की जगह होती है, स्कूल की जगह होती है, वो हॉस्पिटल या छोटी सी भी कोई चीज़ क्लिनिक टाइप जगह दी जाती है, मस्जिद की जगह दी जाती है। लेकिन यूजुअली हमने ये देखा है कि उसमें ना हॉस्पिटल उस सोसाइटी के अंदर होता है, ना स्कूल होता है, ना मस्जिद कोई प्रॉपर होती है, और फिर भी वो सोसाइटी को जो है वो पास कर दिया जाता है। एक्चुअली जब होता यह है कि मौके के ऊपर नक्शा और होता है, जो अंदर जमा कराया जाता और होता है। मैं आपको एक और बताऊँ, मैं जब इसमें मिला हूँ ना, मुझे यहाँ तक पता लगा कि ये डिपार्टमेंटों के अंदर इन्होंने क्लर्क भर्ती कराए हुए अपने क्लर्क। वो क्या करते हैं, वो इनकी फाइलें चेंज करते हैं। कोई पुराना नक्शा आया, निकाला, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया। क्लर्क
ये आप जब आप किसी को दे ना, मैं यहाँ बड़ा पहुंचा, मैं अंदर इनके एलडीए से बंदे से मिला हूँ। इंशाल्लाह हमारा जो है आपके साथ सेशन भी चलता रहेगा और आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड भी हमारा चलेगा, बट हम कोशिश ये करेंगे कि हम डिपार्टमेंट्स की साइड पे जाएं और जिन डिपार्टमेंट्स को आपने फिगर आउट किया, जिन डिपार्टमेंट की आपने निशानदेही किया, उन डिपार्टमेंट से भी इस बारे में बात लीजिए। आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो नाज़रीन मुझे इन्होंने भेजे भी हैं और जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनके अपने भी हैं और इन्होंने जिनको लेटर्स लिखे हैं उसका आज तक कोई जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा। जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? इतने बड़े अहकाम सामने बैठे हैं जिसमें हमारे तमाम जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे चीफ जज भी हैं इसके अंदर और चीफ जस्टिस भी हैं, जो कि राह चलते शायद बकरी के दूध बेचने वाले के ऊपर तो खुद नोटिस ले सकते हैं, लेकिन उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोगों के लिए कोई नोटिस नहीं लेते, क्योंकि उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑनर्स का ये कहना है कि ये लोग जो है वो हमारे 1-2 प्लॉट की मार हैं, सिर्फ 1-2 प्लॉट इन तक जाते हैं और ये लोग सारी खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। तो आज मैं आपको शेख साहब से तो मिलवाया, शेख साहब के साथ फर्दर इंफॉर्मेशन भी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। शेख साहब से लेकर ना सिर्फ इस एपिसोड को या इस बात को आप हमारा एंड ना समझिएगा। ये टॉपिक वो है जो मेरे लिए भी उतना ही अहम है जितना शेख साहब के लिए या एक आम पाकिस्तानी के लिए जिसने 2-2.5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा है। पाकिस्तान का कोई घराना ऐसा नहीं है जिसकी फैमिली का एक मेंबर इनका विक्टिम ना हो। कोई ना कोई किसी ना किसी हाउसिंग सोसाइटी का विक्टिम जरूर है। आप ये चीज़ आजमा कर देखिए। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आप हमारे साथ थे। आपके साथ मजीद गुफ्तगू हर हफ्ते और कोशिश करेंगे कि आपसे मिलते रहे और आपसे बात करते रहे। बट नाजरीन, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग कोई भी इस तरह की किसी हाउसिंग सोसाइटी के विक्टिम हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे टाइम दीजिए, मैं आपसे मिलूंगी, आपकी बात जो है वो वहाँ पे पहुँचाऊंगी, क्योंकि हम चाहते थे कोई एक ऐसा शख्स जो बोल्डली इन लोगों के नाम ले सके, इन बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम ले सके, इस माफिया का नाम ले सके, उनको हम बारिश का पहला कतरा बनाएं। तो शेख इलियास साहब जिनसे हैं उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी कि वो बारिश का पहला कतरा बनेंगी। तो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी आइए, मिलिए, हमसे बात कीजिए, हमें बताइए कि आप कहाँ विक्टिम हैं। हम उन हाउसिंग सोसाइटीज़ तक भी जाएंगे, उन डिपार्टमेंट्स तक भी जाएंगे और उन लोगों को भी ज़रूर उनका हक दिलवाने की कोशिश करेंगे जो इससे मुतासर हुए हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले क्या कीजिए कि आप हमारा जो बेल आइकॉन का बटन है इसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।